नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी प्रसाद पंत वाली क्लासेस में। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। देखिए, तो आज हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और प्रगतिवाद के हमने बात की थी, विशेषताएं क्या क्या प्रगतिवाद की विशेषताएं थी, उसका प्रतिनिधि कवि कौन है ना। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें जो है वो हमने देखी थी। आज हम कुछ कवियों को जानते हैं प्रगतिवाद में। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कवि है नागार्जुन, यहाँ से लगभग एक आध बार रचना जरूर आती है। देखिए नागार्जुन, नागार्जुन है ना। तो उससे पहले मैं स्टार्ट करूं क्लास, उससे पहले दो तीन बातें आपको जरूर बता देना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी को टेस्ट सीरीज 2022 जो हिंदी की स्टार्ट हो रही है, उसका जो उसकी पूरी जानकारी यूट्यूब वीडियो के द्वारा मिल चुकी होगी। मैंने आज सुबह ही, दोपहर में ही शायद एक वीडियो अपलोड किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाएं और वो वीडियो जरूर देखें, ठीक है। और इसके जो उस वीडियो का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से भी आप उस वीडियो तक जाकर देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, बहुत फायदा होगा उस टेस्ट सीरीज से। 51 रुपये कोई अधिक नहीं है। और बहुत जल्द आप सभी के लिए, जैसे अभी यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स बहुत हैं जो कहते हैं सर आप की क्लासेस हम जो है वो पेड कोर्स नहीं ले सकते, तो सर आप अपने नोट्स कैसे दोगे। तो मैं उन सभी को बता देना चाहता हूं, बहुत जल्द 9 से 12 और हिंदी साहित्य का इतिहास, व्याकरण, इन सब के नोट्स शिक्षण विधियों सहित जो है वो बहुत जल्द आपको नोट्स मिलने वाले हैं बाय बुक, किताब के द्वारा। मैं एक किताब निकालने जा रहा हूं और उसमें बेहतरीन जो नोट्स हैं वो तैयार किए हुए हैं, वही आप सबको मिलेंगे। आपके साथ बिल्कुल भेदभाव नहीं, मेरे ऑफलाइन ऑनलाइन पेड कोर्स सभी स्टूडेंट्स के लिए वही बुक है, ठीक है। तो आप पढ़ें उस किताब, वो रेफरेंस बुक है एक तरह की, यानी आपने जो भी तैयारी की है, अब आप प्रैक्टिस के लिए उस किताब को अगर सहारा लें तो मुझे लगता है पूरा सिलेबस उसमें सार रूप में दिया हुआ है। मैं नहीं कहता कि आप खरीदो, मैं ये कहता हूं कि जैसे ही वो किताब मार्केट में आती है, मैं यूट्यूब के द्वारा आपको सूचना दे दूंगा। टेलीग्राम लिंक, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां ज्वाइन कर लें तो सूचना आपको मिल जाएगी। आप खुद देखें, एनालिसिस करें और फिर वो किताब लेके आएं। और मैं वादे के साथ कहता हूं, कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि आप उस किताब को देखकर लाए बिना नहीं रह पाओगे, क्योंकि मुझे अपनी मेहनत पे पूरा विश्वास है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए दोस्तों, नागार्जुन का जन्म हुआ था 1911 और निधन है 1998। 1911 में ही नागार्जुन का जन्म हुआ था। इधर आप देखेंगे 1911 में ही केदारनाथ अग्रवाल का जन्म हुआ था। 1911 में ही सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म हुआ था। हम देखते हैं इनका जन्म 11 से 98 में हुआ। दरभंगा जिले, जो बिहार दरभंगा है, वहां पर नागार्जुन का जन्म हुआ था। इनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। क्या नाम था दोस्तों? मूल नाम था इनका वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र इनका मूल नाम था। इसके साथ ही वैद्यनाथ मिश्र जो है इनका मूल नाम था। इसके साथ ही आप अगर देखना चाहें तो आप देखेंगे कि इनको अंधविश्वास के कारण इनको बचपन में ढक्कन नाम से जाना जाता था। बचपन में इनको किस नाम से जाना जाता था? ढक्कन। अंधविश्वासों के कारण बचपन में इनको ढक्कन नाम से जाना जाता था। लेकिन कुछ फैंस भी थे इनके जो इनको प्यार से बाबा कहते थे। जो इनको प्यार से क्या कहते थे दोस्तों? बाबा कहकर पुकारा करते थे। क्या कहते थे? बाबा। बिल्कुल प्यार से इनको बाबा कहते थे। 1936 में श्रीलंका गए और वहां जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। 1936 में श्रीलंका गए, वहां जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया और उसके बाद में ही इनका नाम क्या है, वो नागार्जुन पड़ा। कुछ किताबों में 35 भी दिया हुआ है, वो देखो सब किताबों का अलग अलग है। तो 1936 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया और नागार्जुन नाम उनका 1936 के बाद में पड़ा था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद में पड़ा था। आप देखेंगे मैथिली भाषा में जब ये लिखते थे तो ये यात्री नाम से लिखते थे। मैथिली भाषा में किस नाम से लिखा करते थे? यात्री नाम से लिखा करते थे। बिल्कुल मैथिली भाषा में यात्री नाम से लिखते थे। मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। बचपन में इनको लोग ढक्कन कहते थे, प्यार से इन्हें लोग बाबा भी कहते थे, है ना। इन्होंने, इनकी खास बात है कि इंदिरा गांधी की राजनीति पर आरोप लगाते हुए इन्होंने कविताएं लिखी थी। ये बहुत बड़ी हिम्मत थी। इंदिरा गांधी जो उस समय की प्रधानमंत्री थी, है ना, तो इंदिरा गांधी के खिलाफ आरोप लगाकर कविताएं लिखने में बहुत बड़ा साहस चाहिए था और वो नागार्जुन ने दिखाया था। इसके बाद अगर मैं कहूँ, ये व्यंग्य में बहुत माहिर थे। क्या थे? व्यंग्य में बहुत माहिर थे, कटाक्ष करने में बहुत माहिर थे। इसी कारण से इनको जो है वो आधुनिक कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक कबीर कहा जाता है। आधुनिक सूरदास जो है वो हरिओद हैं, जबकि आधुनिक तुलसी जो हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं, है ना। इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था, उस पत्रिका का नाम था दीपक। उस पत्रिका का क्या नाम था? दीपक पत्रिका का संपादन भी इनके द्वारा
किया गया था। इनकी जो रचनावली है वो 7 खंडों में है। इनकी जो रचनावली है दोस्तों वो 7 खंडों में है। कितने खंडों में है? वो 7 खंडों में है। इन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। याद रखें, इनकी जो रचनावली है वो 7 खंडों में है। ठीक है। अब इनकी हम जब रचनाओं की बात करते हैं तो रचनाएं अपने आप में बहुत अच्छी रचनाएं हैं, और मैं आपको एक चुटकी बजाते ही सारी रचनाएं याद भी करवा दूंगा, देखते जाएं। क्या देखो, स्टूडेंट्स का कहना है, मैं नहीं कह रहा कि सर आप याद करवा देते हो, ये आपकी सबसे अच्छी बात है। तो देखते हैं आज आपको याद होती है कि नहीं होती है ना। वैसे मैंने बहुत सी याद करवा रखी है। तो देखिए, उससे पहले मैं आपको एक फिर बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। आप हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। साथ ही सेकंड ग्रेड जीके की टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट सीरीज है, वो फ्री टेस्ट में 17 टेस्ट अपलोड किए हुए हैं 9वीं 10वीं के। तो वो टेस्ट भी आप जरूर देखें, वो फायदा मिलेगा आपको टेस्ट का। जीके के टेस्ट है ना, वो भी फायदा मिलेगा। आपने जहां भी ज्वाइन कर रखा है, मैं ये नहीं कहता वहां मत ज्वाइन करें, लेकिन आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। देखिए, लगभग अभी की डेट में 250 स्टूडेंट्स ने जो है वो ऐप डाउनलोड किया है। यानी क्रेज आप खुद समझ सकते हैं, 250 स्टूडेंट ने मतलब अभी वीडियो अपलोड करने के बाद ज्वाइन किया है, जबकि उससे पहले हजारों स्टूडेंट्स इस ऐप पर थे। ऐसा मौका जो है वो बहुत कम आता है, तो आप फायदा जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों, हम अब याद करने जा रहे हैं रचनाएं। सबसे पहले युग धारा। नागार्जुन ने एक नई धारा को जन्म दिया था। वो धारा थी इस युग की धारा। युग की धारा, नागार्जुन द्वारा एक युग धारा चलाई गई थी। उस युग धारा में सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली एक लड़की थी। एक युग धारा थी जो सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली थी। वो प्यासी पथराई आंखों से देखते हुए कह रही थी कि तुमने कहा था चना जोर गरम। प्यासी पथराई आंखों से कह रही थी कि तुमने कहा था चना जोर गरम, लेकिन चना तो ठंडे थे, गरम थे ही नहीं। तुमने कहा था चना जोर गरम भस्मांकुर, तुमने कहा था चना जोर गरम। आगे एक एक रचना जोड़ते जाएंगे। तुमने कहा था, अरे भस्मांकुर तुमने कहा था चना जोर गरम, खंड काव्य है। भस्मांकुर तुमने कहा था चना जोर गरम, तो भस्मांकुर कह रहा, अरे भाई ऐसा भी क्या कह दिया मैंने, ऐसे भी। अच्छा, वो ये रचना यहाँ आ जाएगी, कहाँ आ गई? ऐसे भी हम, तुमने कहा था ऐसे भी हम क्या, पुरानी जूतियों में मिलिट्री इस गुब्बारे वे और तुम अकाल। एक रचना लिखनी, ऐसा भी क्या कह दिया मैंने। हाँ, यहां पे एक रचना और आएगी, ऐसा भी क्या कह दिया मैंने, क्या कह दिया मैंने, ऐसा भी क्या कह दिया मैंने, ये रचना और आएगी, वरना तो सेट बैठेगा ही नहीं, है ना। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, ये रचना आ गई क्या? आखिर वाली नहीं आई ना अभी तक? नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। हाँ बिल्कुल, आखिर एक रचना और आएगी दोस्तों यहाँ पर। तो भस्मांकुर तुमने कहा था चना जोर गरम, भस्मांकुर तुमने कहा था चना जोर गरम। भस्मांकुर कह रहा है, अरे आखिर ऐसा भी क्या कह दिया मैंने, आखिर ऐसा भी क्या कह दिया मैंने, ऐसे भी तुम क्या, ऐसे भी हम क्या, रविंद्र के प्रति प्रेम का बयान सुना क्या, रविंद्र के प्रति प्रेम का, प्रेत का बयान, रविंद्र के प्रति प्रेत का बयान सुना क्या, सुना क्या, आओ रानी हम ढोए पालकी। रविंद्र के प्रति प्रेत का बयान आया था और प्रेत ने कहा था आओ रानी हम ढोए पालकी। कब ढोएंगे पालकी? तो उसने कहा अकाल और उसके बाद। अभी तो अकाल पड़ा हुआ है, सब मर रहे हैं, प्रेत बन रहे हैं। रविंद्र के प्रति प्रेत का बयान आया कि आओ रानी हम ढोए पालकी, अकाल और उसके बाद वे और तुम ढोना उसकी पालकी। कौन ढोएगा? मैं नहीं ढोऊंगा, वे और तुम ढोना उसकी पालकी। और इस गुब्बारे की छाया में चलना, इस गुब्बारे की छाया में चलना, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, पुरानी जूतियों का कोरस बदल रहा हूं। मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, पुरानी जूतियों का कोरस बदल रहा हूं। तो देखिए, अगर हम इसको बिना देखे याद करने के लिए, युग धारा बदल रही है, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तो हजार हजार बाहों, तुमने कहा था चना जोर गरम, प्यासी पथराई आंखों से तुमने कहा था चना जोर गरम, भस्मांकुर आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, ऐसे भी तुम क्या, ऐसे भी हम क्या, प्रेत का बयान आया कि क्या करेंगे, रविंद्र के प्रति प्रेत का बयान आया, बोला हम रानी हम आओ रानी हम ढोएं पालकी, आओ पालकी कब ढोएंगे? काल और उसके बाद ढोएंगे। कौन ढोएंगे? वे और तुम ढोओगे। इस गुब्बारे की छाया में ढोओगे। कहाँ ढोएंगे? इस गुब्बारे की छाया में ढोएंगे। मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, मैं तो नहीं ढो सकता पालकी, वे और तुम ढोना पालकी। पुरानी जूतियों का कोरस बदलूंगा, मैं तो क्या करूंगा, पुरानी जूतियों का कोरस बदलूंगा। तो ये इनकी रचनाएं हैं।
दोबारा देखेंगे, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। युगधारा सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, प्यासी पथरई आंखों से, तुमने कहा था चना जोर गुरम भस्मांकुर, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, ऐसे भी तुम क्या ऐसे भी हम क्या, रविंद्र के प्रति प्रेत का बयान आया, रानी हम ढोएं पाल की, रानी हम ढोएं पाल की, बोला कब ढोओगे, अकाल और उसके बाद ढोएंगे, बोला कौन कौन ढोएंगे, वे और तुम ढोओगे, वे और तुम ढोओगे, है ना, इस कहाँ ढोएंगे, इस गुब्बारे की छाया में ढोंगे, मैं तो मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा हूँ, पुरानी जातियों का कोरस बदल रहा हूँ। तो ये रचनाएं जो हैं वो नागार्जुन के, मेरे ख्याल से अब याद हो गई होगी आपको, और याद हो गई होगी तो बहुत अच्छी बात है ना। अब देखेंगे उपन्यास। उपन्यास अगर देखते हैं तो रतिनाथ की चाची कुंभी पाक बना रही है वरुण के बेटे के लिए, लेकिन दुख मोचन बलचनामा। रतिनाथ की चाची वरुण के बेटे के लिए कुंभी पाक बना रही है, लेकिन बलचनामा जो है वो दुखी हो रहा है। दुख मोचन एक उपन्यास और है इनका, दुख मोचन। रतिनाथ की चाची वरुण के बेटे के लिए कुंभी पाक बना रही है, लेकिन बलचनामा दुख मोचन। बलचनामा और दुख मोचन ये इनकी जो है वो कृतियां हैं, बहुत शानदार कृतियां हैं, आप देखेंगे तो बहुत आनंद आएगा। तो ये सारा जो मैटर था वो था नागार्जुन का। किसका था? नागार्जुन का मैटर था। हाँ चलिए, बड़ा स्पीड से बोलता हूँ मैं ना, तभी क्लास छोटी होती है लेकिन आनंद आता है। मुझे तो आनंद पढ़ाने में आता है, आपको कितना आनंद आता है वो तो मैं नहीं जानता, वो तो आप मुझे बता सकते हैं। वैसे सर्दियाँ कम हो रही है अब, तो पढ़ने में आनंद आना भी चाहिए, है ना, कि सर सर्दियों में ज़्यादा आता है, मुझे तो गर्मियों में ज़्यादा आता है ना। चाहे कहीं पर भी, आंगन में भी बैठ गए, सीढ़ियों पर भी बैठ गए, छत पे जहाँ जगह मिली, जहाँ ठंडी थोड़ी सी हवा मिली, वहाँ पढ़ने बैठ गए। मगर पढ़ने का इतना जोश, इतना जुनून होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए कि बस जहाँ जगह मिली पढ़ रहे हैं। और यूं याद करना, मतलब चाहे रो के पढ़ो चाहे हंस के पढ़ो, पढ़ना तो है, तो क्यों ना हम हंस के पढ़ते हैं, मजा लेके पढ़ते हैं, है ना। ये भी एक जुनून होता है साहब, हर किसी के भाग्य में जो है ना, हर किसी के भाग्य में विद्या नहीं होती है, ये भी आप मान के चले। पढ़ने में अपने आप में जुनून, आप खुद सोचो, हम अक्सर मानसिकता हमारी क्या रहती है कि हमारी मानसिकता रहती है कि साहब नौकरी लग जाए उसके बाद छोड़ दें, हम तो मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, ये करेंगे। मेरा मानना है कि ऐसा बहुत से करते भी हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है शिक्षकों में, बहुत से शिक्षक हैं हमारे, श्यामलाल जी यादव थे, ठीक है, संजीव कुमार जी यादव थे, और भी बताऊं आपको मैं, इनक्लेश धाकड़ साहब थे टोंक के, मेरे साथ के जो टीचर्स हैं, एक अपने टीचर नाम लूँ मैं अगर, तो दयाराम जी थे, चौधरी थे, ठीक है। इधर मैंने और भी देखा है, बहुत से टीचर्स हैं, ये गौरव सिंह जी सर हैं, ठीक है, और उधर धीर सिंह जी हैं। ऐश कौन नहीं करना चाहता, लेकिन इन लोगों ने ऐश नहीं चुनी, इन लोगों ने चुना संघर्ष। और मैं अपना ही बताऊं तो मुझे पढ़ाने का बड़ा शौक है, तो इसीलिए पढ़ाते हैं। ऐश सब करना जानते हैं, ऐश करना बहुत सरल है, पढ़ाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने ऐसा ही शौक पाला है जिसमें कईयों का भला भी हो रहा है और हमारा शौक भी पूरा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखें, हाँ चलिए, अब देखिए कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर 51 रुपये की टेस्ट सीरीज है, 51 रुपये की, और वो निःशुल्क दे दो। देखो टीचर्स को ठीक है वेतन मिलता है, मगर हमने पढ़ा है मुंशी प्रेमचंद का, नमक का दरोगा, पूर्णमासी का चांद है ये, महीने में एक बार दिखता है और धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। तो इस वेतन में अपने परिवार की पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं सिर्फ वही पूरी होती हैं। तो आपके लिए जो कर रहे हैं ये 2000 क्वेश्चंस की जो टेस्ट सीरीज है, इसमें 40 पेपर लिए जा रहे हैं। तो ये जो पेपर्स लिए जा रहे हैं आपके लिए, तो इसमें से जो चार्ज है वो तो आपको देना पड़ेगा, मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं, आपको घर बैठे बैठे जो है अच्छी टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवा देंगे, लेकिन थोड़ा लागत चार्ज तो आपको देखो देना ही पड़ेगा, घर से नहीं लगा सकते हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहते हैं। लेकिन एप्पल के सेट लेकर एक स्टूडेंट आए, बोला सर एप्पल का मोबाइल है उसमें आपका ऐप नहीं आ रहा क्या? भाई तेरे पास एप्पल का मोबाइल है और उसमें ऐप नहीं आ रहा, तू मेरे से 51 रुपये टेस्ट सीरीज फ्री मांग रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, केदारनाथ अग्रवाल 1911 से 2000, 1911 से 2000 इनका जन्म है। इनके नींद में बादल आते थे, नींद के बादल, इनके पास नींद की दुनिया के पास नींद की गोलियां होती हैं, इनके पास थे नींद के बादल। उनके पास युग की धारा थी, लेकिन वो गंगा तो केदारनाथ अग्रवाल के पास थी, युग की गंगा, और वो युग की गंगा लोक में भी बहती थी और अलोक में भी बहती थी। और उस गंगा में हमने देखा, वो केदारनाथ अग्रवाल जो थे ना, वो आम सस्ते आईनों में नहीं देखा करते थे, बल्कि वो आग के आईने में देखा करते थे। किस में देखा करते थे? आग के आईने में देखा करते थे। उसके बाद हम देखें तो इनकी कृति है, इंपॉर्टेंट है, कौन सी है? अपूर्वा।
कौन सी है? अपूर्वा। अपूर्वा इनकी कृति है जिन पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1986 में। अपूर्वा जो है वो उस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1986। और ये अपूर्वा समय समय पर कहती थी हे मेरी तुम। केदारनाथ अग्रवाल जो है ना वो समय समय पर कहती थी हे मेरी तुम, हे मेरी तुम। ये किसे कहते थे? पत्नी को कहते थे हे मेरी तुम, हे मेरी तुम। उसे उन्हें पता था पत्नी को अगर समय समय पर राजी नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। हे मेरी तुम, हे मेरी तुम, हे मेरी तुम, समय समय पर कहते थे हे मेरी तुम। इसीलिए ये कविता जो है वो पत्नी को समर्पित थी। किसको समर्पित थी? पत्नी को समर्पित कविता थी हे मेरी तुम। और ये केदार खरी खरी बोलते थे, मैं खरी खरी कहता हूं तू मेरी है, हे मेरी तुम। कहे केदार खरी खरी है मेरी तुम, कहे केदार खरी खरी है मेरी तुम। तो इनके पास नींद के बादल थे, युग की गंगा थी, लोक और आलोक में बहती थी, आग के आईने में देखते थे। अपूर्वा इनकी बहुत प्रसिद्ध कृति है। इनकी पत्नी का नाम यूं कह दूं अपूर्वा था तो भी याद कर सकते हैं अपन। अपूर्वा था, समय समय पर ये कहते थे है मेरी तुम, कहे केदार खरी खरी। ये सच्चे जनवादी कवि थे, ये सच्चे जनवादी कवि थे और छायावादोत्तर पंत भी कहा जाता है। बिल्कुल इनको सच्चे जनवादी कवि और छायावादोत्तर पंत भी कहा जाता है। सच्चे जनवादी कवि, छायावादोत्तर पंत भी कहा जाता है। पेशे से वकील थे ये। क्या थे? पेशे से वकील थे। तो ये आपके हो गए नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल। अब इससे आगे हम लेते हैं रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सोमन और रांगे राघव। इन तीनों को लेते हैं, है ना। तो अब हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। कहते हैं कि ये कवि के रूप में आए थे लेकिन आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। डॉक्टर रामविलास शर्मा। अब जो कवि पढ़ रहे हैं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को ध्यान में रखते हुए जो चीज इंपॉर्टेंट है हम वो पढ़ें तो ज्यादा बेस्ट है ना। तो देखिए आप रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था 1912 में। रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था 1912 में। कहा जाता है इनका जन्म प्रथम तार सप्तक में, सॉरी मतलब ये प्रथम तार सप्तक के कवि हैं। आप जब प्रथम तार सप्तक जो अज्ञेय द्वारा 1943 में, तो प्रथम तार सप्तक अने रामू भापगिरी, अज्ञेय है ना, जो से स्टार्ट होते हैं अने रामू भापगिरी, है ना। इस प्रकार से अने रामू भापगिरी जो ट्रिक है उसमें रामू में जो रा यानी रामविलास शर्मा और मुंह से ये होता है मुक्ति बोध। तो ये प्रथम तार सप्तक के कवि थे। लेकिन जब दूसरा तार सप्तक आता है तो दूसरे तार सप्तक में जो अज्ञेय हैं वो रामविलास शर्मा की जो काव्य प्रतिभा है कहते हैं वो इतनी विकसित नहीं है, इसलिए खेद प्रकट करते हैं कि इनको प्रथम तार सप्तक में जगह दी थी। इन्होंने एक जीवनी लिखी थी निराला पर। देखिए निराला के फेवरेट थे तुलसीदास जी, लेकिन रामविलास शर्मा के फेवरेट थे निराला की साहित्य साधना नाम से एक जीवनी लिखी थी। किसने लिखी थी? रामविलास शर्मा ने लिखी थी। तो निराला की साहित्य साधना जो जीवनी लिखी गई उस पर इनको 1970 में जो है वो मिली थी, वो मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार 1970 में। 70 में साहित्य साधना 70 में पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य साधना, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य 70। इनकी दो रचनाएं वो भी बहुत प्रसिद्ध है, रूप तरंग और इस अकाल वेला में। रूप तरंग और इस अकाल वेला में, बिल्कुल इस अकाल वेला में और रूप तरंग इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो रामविलास शर्मा के बारे में मेरे हिसाब से ये दो जो प्रश्न हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। देखिए शिवमंगल सिंह सुमन बहुत प्रसिद्ध है। इनके बारे में क्या प्रसिद्ध है हम देखते हैं। 1915 में इनका जन्म हुआ था, ये कोई खास बात नहीं। इनकी कृतियां हैं एशिया जाग उठा जब मिट्टी की बारात आई। जब मिट्टी की बारात आई तो एशिया जाग उठा, वाणी की व्यथा, हिल्लोल और जीवन के गान, ये इनकी रचनाएं हैं। एशिया जाग उठा, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, हिल्लोल और जीवन के गान। ये जो प्रथम दो रचनाएं हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एशिया जाग उठा और मिट्टी की बारात, ये जो मिट्टी की बारात है ये 5 खंडों में लिखी गई एक रचना है। कौन सी? मिट्टी की बारात जो है 5 खंडों में लिखी गई रचना है। इसे संसार का दूसरा बड़ा शोक गीत कहा जाता है। इसे संसार का दूसरा बड़ा शोक गीत कहा जाता है। पहला सरोज स्मृति, तो दूसरा बड़ा शोक गीत कहा जाता है। 5 खंडों में है ये मिट्टी की बारात। ये मेरी दृष्टि में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिट्टी की बारात जो है ना, संसार का दूसरा बड़ा शोक गीत, ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से कितने खंडों में है ये इंपॉर्टेंट है। 5 खंडों में है। उसके बाद है रांगे राघव। तीसरे कवि के रूप में हम पढ़ते हैं रांगे राघव को। रांगे राघव का मूल नाम था त्रयंबक वीर राघवाचार्य। त्रयंबक वीर राघवाचार्य ये इनका मूल नाम था। 2-3 उनका जन्म हुआ था रांगे राघव का 1923 में।
जन्म हुआ था त्रयंबक वीर राघवाचार्य जो है इनका मूल नाम था। इनकी प्रमुख रचना देखिए अजय खंडर, ये इंपॉर्टेंट रचना है, इसको आप इसको ऐसे ही मतलब नेगलेक्ट ना करें। अजय खंडर जो है ये 3 खंडों में है, तो ये भी एक रचना ऐसी है जो 3 खंडों में है। और पिघलते पत्थर, मेधावी और पांचाली, पिघलते पत्थर, मेधावी और पांचाली, ये भी इनकी रचनाएं हैं। पिघलते पत्थर, मेधावी और पांचाली, अजय खंडर 3 खंड, पिघलते पत्थर, मेधावी और पांचाली, है ना। ठीक है दोस्तों, तो अजय खंडर 3 खंडों में, पिघलते पत्थर, अजय खंडर में पिघलते पत्थर और पत्थर कैसे, ये दोनों आख्यानक रचनाएं हैं, आख्यान से परिपूर्ण रचनाएं हैं, मेधावी और पांचाली, मेधावी और पांचाली। तो रांगे राघव त्रयंबक वीर राघवाचार्य रचनाएं हैं अजय खंडर, पिघलते पत्थर, मेधावी, पांचाली। उधर हमने शिव मंगल सिंह सुमन पढ़ा, मिट्टी के बारात 5 खंडों में है। अब जो इंपॉर्टेंट कवि आते हैं दोस्तों, रामेश्वर करुण। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्होंने प्रगतिवाद, जब खड़ी बोली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी, खड़ी बोली का जब समय चल रहा था, उस समय, ऐसे समय में इन्होंने क्या लिखा? ब्रज भाषा में करुण सस्सई लिखी, यानी ब्रज भाषा में प्रगतिवादी तत्वों से, प्रगतिशील तत्वों से या प्रगतिशील कविता लिखी। इन्होंने क्या लिखी थी? करुण सस्सई। करुण सस्सई जो है ब्रज भाषा में लिखी गई थी। इनका एक है कि करी श्रम 30 दिन मरत भरत न भूखो पेट, कहां कहां ते लाइए पटवारी सब भेंट, है ना, कहां कहां ते लाइए पटवारी सब भेंट। तो करुण सस्सई जो है वो ब्रज भाषा में लिखी थी। ये पहली ऐसी कृति थी, यानी ब्रज भाषा में प्रगतिशील तत्वों से पूर्ण पहली कृति थी। इसी कारण दोस्तों जो गणपति चंद्र गुप्त है ना, वो इनको प्रथम प्रगतिवादी कवि मानते हैं, प्रथम प्रगतिवादी कवि मानते हैं गणपति चंद्र गुप्त। वो कहते हैं भाई सबसे पहले ब्रज भाषा में जो प्रगतिशील तत्वों से परिपूर्ण रचना जो है वो रामेश्वर करुण की है। कौन सी है? वो ये है करुण सस्सई, 1934 की है कि सुनियत कुकुर आपके दुख जलेबी खाई, हम सब कृषक मजूर हां कुकरू सम नाही, हम सब कृषक मजूर हां कुकरू सम नाही, है ना। यस, लगातार जो हैं वो ऐप्स डाउनलोड हो रहे हैं। अब तक 350 स्टूडेंट्स ने ऐप डाउनलोड किया है, यानी टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत अच्छी चल रही है। और उम्मीद करते हैं कि अभी तो आज 5 घंटे में, लेकिन अगर आप लोगों का सहयोग मिलता रहा तो ये टेस्ट सीरीज इस बार टारगेट है कि कम से कम ये टेस्ट सीरीज 2000 प्लस स्टूडेंट दें। और इसमें देखो दोस्तों, आपका सहयोग, मुझे, मैं करबद्ध होकर आपसे सहयोग की अपेक्षा रखता हूं कि आप इस टेस्ट सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक जो है वो शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, रामेश्वर करुण, करुण सस्सई, प्रगतिवादी तत्व, ब्रज भाषा, गणपति चंद्र गुप्त ने प्रथम प्रगतिवादी माना है। इसके बाद आते हैं त्रिलोचन शास्त्री की ओर। हम किसकी ओर आते हैं? त्रिलोचन शास्त्री, जिनका जन्म 1917 से 2007 को हुआ था। त्रिलोचन शास्त्री जिनका जन्म 1917 से 2007 को इनका जीवन काल है। इनका सबसे प्रसिद्ध जो काव्य संग्रह है वो है धरती, त्रिलोचन शास्त्री की धरती। और दिगंत, दिशाओं का अंत होता है, धरती जहां समाप्त होती है वहीं दिशाओं का अंत होता है, दिगंत। मैं उस जनपद का कवि हूं। कहां? कौन से जनपद का? जिस धरती पर दिशाओं का अंत होता है, मैं उससे अगले जनपद का कवि हूं, मैं उस जनपद का कवि हूं। ताप के तपे हुए दिन पर 1981 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ताप के तपे हुए दिन पर 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? त्रिलोचन शास्त्री को। त्रिलोचन शास्त्री को ताप पे तपे हुए दिन पर 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनकी और भी रचना है, अमोला मेरा घर और रोजनामचा। अमोला मेरा घर, रोजनामचा, ये भी इनकी कृतियां हैं। धरती, दिगंत, मैं उस जनपद का कवि हूं, ताप के तपे हुए दिन, अमोला मेरा घर और रोजनामचा, है ना। ये 5 सह कृतियां हैं, बहुत ही शानदार कृतियां हैं और आपको याद भी रखनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, और अब हम लेते हैं 2 ऐसे कवि जिनके बारे में एक एक बात इंपॉर्टेंट। डॉक्टर रणजीत, है ना, पिक्चर में चलता, हाउसफुल 2 में चलता ऐसे, है ना। तो डॉक्टर रणजीत, इनको प्रगतिवाद का विद्रोही या गद्दार कवि कहा जाता है, क्योंकि प्रगतिवाद जिस शैली पर लिख रहा था, प्रगतिवादी कवि जिस विषय वस्तु पर लिख रहा था, जिन्होंने एक अपना एक ध्येय बना लिया था पूंजीवादियों का विरोध करना, है ना, जब वो एक परिपाटी पे चल रहे थे तो उस धारा से हटकर चलने वाले कवि थे डॉक्टर रणजीत। कौन से थे? डॉक्टर रणजीत, जिन्हें प्रगतिवाद का विद्रोही या प्रगतिवाद का गद्दार कवि भी कहा जाता है ना। इनके बारे में ये एक ही चीज खास है,
उसके बाद हम दोस्तों लास्ट में अंत में नाम लेते हैं मेघराज मुकुल का। मेघराज मुकुल राजस्थान के थे और ये राजस्थान के सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रगतिशील कवि हैं। यानी प्रगतिवादी, कौन सा प्रगतिवादी कवि राजस्थान से संबंधित है, तो वो है मेघराज मुकुल। वो है मेघराज मुकुल जो सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं प्रगतिवादी कवि के रूप में राजस्थान से। तो ये हमने रामविलास शर्मा पढ़ा, शिवमंगल सिंह सुमन पढ़ा, रांगे राघव पढ़ा, रामेश्वर करुण पढ़ा, त्रिलोचन शास्त्री पढ़ा, डॉक्टर रंजीत पढ़ा, मेघराज मुकुल पढ़ा, केदारनाथ अग्रवाल पढ़ा और नागार्जुन पढ़ा। तो लगभग हमने 7-8 कवि तो लगभग हमने किए हैं। आप बराबर नोट्स भी बनाते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, ये टेस्ट सीरीज में आपके बड़े काम आएंगे। और इसके साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी नियमितता बरकरार रखने का मेरा पहला उद्देश्य है। मैं बराबर आपको एक दिन छोड़ के एक दिन, या कोशिश करूँगा कई बार लगातार 2-3 दिन वीडियोज़ में अपलोड करता रहूँगा। आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल से, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ उसे ज्वाइन करें और हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करें और टेस्ट सीरीज का भरपूर आनंद लें और अपनी तैयारी को एक बहुत ही अच्छा मुकाम जो है वो प्राप्त करने में सहयोग करें। ठीक है, देखिए जब सर्विस हमें चाहिए तो फिर मेहनत भी हमें ही करनी पड़ेगी। जैसे मुझे लक्ष्य चाहिए कि मुझे कैसे भी करके इस बार जो है 200+ सिलेक्शन देने हैं। ठीक है, तो ये एक मेरा टारगेट है, तो उसके लिए मेहनत मैं ही कर रहा हूँ। और मेहनत आपको लगता होगा अक्सर क्या है, एक यूट्यूब का वीडियो तो देना है, उसमें भी आपको इतना जोर आता है, या ऐसा मान लो कईयों का आ ही जाता है दिमाग में। आपको बता दूं, काम एक नहीं होते, ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी हैं, उनको भी मार्गदर्शन देना पड़ता है। इसके अलावा स्कूल में बच्चे हैं, उनको भी 9 से 12 तक बढ़िया तरीके से, ताकि आने वाले समय में उनको टेस्ट सीरीज की आवश्यकता नहीं पड़े, है ना, उनको कोर्स की आवश्यकता नहीं पड़े, इतना अच्छा तैयार करने का भी प्रयास रहता है। और हर काम है जो ईमानदारी से करना है, इसके अलावा पेपर्स भी बनाने पड़ते हैं। तो आप बढ़िया तैयारी करें, आपको हिंदी में दिक्कत नहीं हो, इसका फुल प्रयास रहेगा। फिर भी कुछ स्टूडेंट जो हैं वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए कहते हैं सर थोड़ा और हम विस्तार से पढ़ना चाहें, तो आप हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहाँ आपको विस्तृत क्लासेस भी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और शुभ दिन।